और आइए अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की तपिश और अब बढ़ती दिख रही है। वॉशिंगटन तेहरान पर दबाव का शिकंजा कसने की तैयारी में है, तो ईरान भी झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका की तरफ से अगले हफ्ते तक ऐसे आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी दी जा रही है जिन्हें अभूतपूर्व बताया जा रहा है, लेकिन तेहरान के तेवरों में फिलहाल कोई नरमी नजर नहीं आ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत अगर होगी तो उसकी शर्तों पर होगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा है कि कतर और पाकिस्तान के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जरूर हो रहा है, लेकिन इसे बातचीत की शुरुआत नहीं माना जा सकता, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है, लेकिन टेबल पर बैठने का फैसला अभी तेहरान ने नहीं किया है। ईरान की दलील है कि अमेरिका पहले भी बातचीत के नाम पर धोखा दे चुका है। अरागची ने जून में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोबारा शुरू हुए संघर्ष के लिए भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए एक नया रास्ता तलाशना होगा, लेकिन इस पूरे टकराव का सबसे संवेदनशील मोर्चा बना हुआ है हॉर्मुज। ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से शिपिंग तभी सामान्य होगी जब राजनीतिक समाधान निकले और अमेरिका उसकी शर्तों का पालन करे। ईरान ओमान के साथ मिलकर एक अस्थायी शिपिंग रूट तैयार करने की बात भी कर रहा है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान तनाव को और हवा दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जवाब में ईरान ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। ईरानी उप विदेश मंत्री कासम गरीबाबादी ने कहा है, हॉर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा, यानी तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। सवाल अब सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि हॉर्मुज के रास्ते दुनिया की ऊर्जा और समुद्री सप्लाई का भी है। तो देखिए, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर हॉर्मुज को लेकर क्या स्थिति बनेगी। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत पर फिर से गहराया गतिरोध। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत पर गतिरोध फिर से गहराया है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान का बड़ा फैसला, बातचीत फिर शुरू करने का कोई फैसला नहीं है, ईरान ने ये कहा। तो कतर पाकिस्तान से संपर्क जारी है लेकिन बातचीत नहीं। 60 दिनों के सीज फायर की बात को ईरान ने खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद समझौते का मकसद था युद्ध का अंत। ईरान की तरफ से बात सामने आ रही है, बातचीत फिर शुरू करने का कोई फैसला नहीं है। ईरान बहुत साफ शब्दों में ये कह रहा है, कतर पाकिस्तान से संपर्क जारी है लेकिन बातचीत कोई नहीं हुई, यानी अभी तक कोई भी बातचीत यहां पर इन दोनों देशों से नहीं हुई है। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत पर फिर से गतिरोध गहराता हुआ इससे दिखाई दे रहा है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान का बड़ा फैसला भी सामने आता है कि बातचीत फिर शुरू करने का कोई फैसला नहीं है, यानी ईरान ने अपनी इच्छा जता दी है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत अभी करना नहीं चाह रहा है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि कतर पाकिस्तान से संपर्क जारी है, बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। तो 60 दिनों के सीज फायर की बात को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद समझौते का मकसद था युद्ध का अंत, ईरान ये भी कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में अब आगे क्या होगा ये फैसला लेने में ईरान ने साफ कर दिया कि अभी कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में शिपिंग पर बड़ा खतरा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में शिपिंग पर खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हॉर्मुज में जहाजों पर हमले से तनाव बढ़ गया है। यूएई का ईरान पर गंभीर आरोप, तेल और कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया है। 2 यूएई तेल टैंकरों पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो यूएई का ईरान पर यह गंभीर आरोप, हॉर्मुज में जहाजों पर हमले से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेल और कार्गो जहाजों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है और लगातार एक तरह से चुनौती है इस रास्ते से गुजरना। और हमारे साथ आज इसी को लेकर पैनल भी जुड़ चुका है। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, आखिर भविष्य क्या है, किस तरह से ईरान और अमेरिका की बातचीत आगे बढ़ेगी। और मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साहे जी अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। और ऐसे में आप दोनों का स्वागत हम करेंगे इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मेजर विराट ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही है कि ईरान ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम बातचीत को भी तैयार नहीं है, अभी हम सोचेंगे या दूसरा फैसला लेंगे, तो अमेरिका दावे कर रहा है कि देखिए बातचीत होगी और कुछ फैसला निकलेगा। देखिए गीतू जी, एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि बातचीत पहले भी हुई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से बातचीत हुई थी अप्रैल में, उसके बाद जून में आपको याद होगा कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक इनके बीच में समझौता हुआ भी था। बातचीत सब कुछ सफल रही थी, पर उसके बाद फिर से लड़ाई भड़क चुकी है इस रीजन में और आप देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी जारी है और ये मदद नहीं कर रहा है।
देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल फोर्स है। ईरान सालों दर साल अपना अस्तित्व बनाए रहा है। और जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो ये नहीं सोचा था कि वो हॉर्मुज को एक जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। पर अब क्योंकि पूरा मैट्रिक्स जो है वो बदल चुका है, ईरान ने इस जल डमरूमंद को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ महसूस कर रहा है अमेरिका। अमेरिका में आप जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, वो इलेक्शंस हैं। ट्रंप को की जो रेटिंग्स हैं, जिनको कहते हैं कि इनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, वो भी कहीं ना कहीं घट गई है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द अमेरिका चाहता है कि खत्म हो, पर ईरान अड़ा हुआ है कि उसको पैसे भी चाहिए जितना अमेरिका ने इनको हमला किया है। साथ में उनके जो अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए हैं अमेरिका ने, वो खाली करे, वो छोड़े। इस तरीके की कई सारी शर्तें ईरान ने भी लगाई हुई हैं। डायरेक्ट बातचीत बंद है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये एस्केलेशन अभी बढ़ता ही हुआ दिख रहा है, रुकता तो नहीं दिख रहा है जीतू जी। और जी। समझने वाली बात है, आपने अभी बताया कि ड्रोन से लगातार हमले चल रहे हैं दोनों ही पक्षों से, जिसमें ईरान मुख्य रूप से हमले कर रहा है। देखिए, ड्रोन्स बनाना सिंपल सस्ते ड्रोन्स हैं ये। इससे आप चाहे कुवैत में हमला कर दें, आप चाहे यूएई में हमला कर दें, जितने भी बेसेस है अमेरिका के उन पे लगातार हमले जारी हैं, छिटपुट ही हैं। पर बिल्कुल। कहीं ना और कहीं उससे ये जो हमले हो रहे हैं, मेजर विराट ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम आपसे संधि करने के लिए, सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे छिटपुट हमले हैं, लेकिन हाँ एक तरह से संदेश है, संदेश बड़ा है यहाँ पर। डॉक्टर डी के गुप्ता, आप क्या मानते हैं, हॉर्मुज को लेकर क्या कुछ रणनीति अब आने वाले दिनों में तय हो सकती है? जी गीता जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, आप एक ब्रॉडर सेंस में अगर इसको देखेंगे तो अमेरिका चाहता क्या था। तो अमेरिका और इजराइल क्या चाहते थे? अमेरिका इसराइल ये चाहते थे कि हम कहीं न कहीं 10 से 15 साल पीछे छोड़ें ईरान को, जो कर चुके हैं। जी। इसराइल के लिए क्या बहुत जरूरी था कि मैं एक साइजेबल एरिया को और कैप्चर करूं, जो लेबनान और सीरिया में तो ऑलरेडी था और हमास में कर लिया। तो इस पूरे युद्ध की परिपाटी इस तरह से कि उसने इसराइल, अब जो कुछ भी होगा इसराइल के एडिशनल प्रॉफिट होगा। दूसरी बात है कि एक जो अमेरिकन इंटरनल पॉलिसी थी कि मुझे अब फिर से जरा सा रिग्रुप करना है अपने आप, और जो अपने हैं, अपनी जो एथनिक ग्रुप में जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना है, टैरिफ से दुनिया से हमको पैसे कमाना है, उस सब पे बिल्कुल एकदम क्लियर चल रहा है अमेरिका। तो अब जब 2 बार अटैक करके अमेरिका को जब देख लिया कि 10 से 15 साल पीछे, और कंट्रोल इस समय अमेरिका का इस तरह से ईरान पर है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा बिना, अगर कुछ भी करेगा तुरंत उस पर अमेरिका अटैक करेगा, जो भी है। और ईरान इस बात को समझ गया है कि अगर बातचीत करूंगा तो भी करेगा वही अमेरिका जो चाहता है। अगर 10 दिन बाद बातचीत हो भी जाएगी, हम पॉइंट्स तो क्लियर भी हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई न कोई जो चरमपंथी है ईरान में कोई ऐसी बात कहेंगे, आया था 1-2 स्ट्राइक करेंगे, उस पर ईरान फिर से 10-15 दिन बाद अटैक कर देगा। तो इसलिए वो फेस ऑफ करने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए बोल रहे हैं हम बातचीत करने की तैयारी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बातचीत करूंगा भी तो भी ये बड़े डिटरमाइंड इजराइल और अमेरिका है, फिर से अटैक करेंगे अगर हम जरा सा भी आगे पीछे होते हैं तो इन सब सारी चीजों को लेके हाँ एक चीज जरूर इसमें हुई है कि मिडिल ईस्ट के जो सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उन्होंने जरूर रिक्वेस्ट की है अमेरिका को कि देखिए हमारी इकोनॉमी का जरिया क्या है। हमारी इकोनॉमी का जरिया ऑयल है, टूरिज्म है। टूरिज्म इतना ज्यादा हो गया था कि कोई भी अगर आप सुनेंगे आप अपने रिश्तेदारों में पड़ोस में कि मैं जा रहा हूँ दुबई घूमने के लिए, कोई अब अमेरिका नहीं बोलता घूमने के लिए, दुबई जा रहा था। बहुत ही एक चीज, दुनिया की 3rd सबसे पॉपुलर टूरिज्म का डेस्टिनेशन हो गया था यूएई। तो वो डिस्टर्ब हो रहा था, ऑयल डिस्टर्ब हो रहा था, उनका जो बिजनेस था डिस्टर्ब हो रहा था। और इन सब सारी चीजों के तो अमेरिका ने भी एक रास्ता निकाला कि ठीक है अब इनको हमने काफी जो है डिस्टर्ब कर दिया है सैनिक तौर पे भी, और कुछ सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको टारगेट करके। और इस कमांड में उनकी लीडरशिप की एक पहली जो परत थी, जो लेयर थी, उसको हमने मार दिया है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अब नहीं आ सकती। अब ये ब्लॉकेड करके जो है हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट को, मैं बता रहा हूँ हॉर्मुज नहीं मिडिल ईस्ट को चौक करेंगे। मिडिल ईस्ट को लंबी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है अमेरिका की। तो इस तरह से एक चीज चलती रहेगी और विश्व के लिए बता के लिए अब अपना अपना नजरिया बदल रहे हैं। भारत भी अपना सप्लाई चेन क्रिएट किया है, न कि बताया, क्योंकि भारत ने इसी 6 महीने के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल इसी प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में रिफाइनरी चौक है, उधर यूक्रेन की वजह से रिफाइनरी चौक है। तो इंडिया वहां पे कर रहा है। एक्सपोर्ट 6 मंथ का सबसे हाईएस्ट गया है इंडिया का। तो सब देश अपने अपने ढंग से अपना सप्लाई चेन को क्रिएट कर रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म नहीं, एक शॉर्ट टर्म रहेगा हर देशों के लिए
लॉन्ग टर्म रहेगा मिडिल ईस्ट के लिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी भी जुड़ गए हैं। आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से माहौल बना हुआ है, होर्मुज को लेकर ईरान तय कर चुका है किसी भी तरह से होर्मुज को नहीं छोड़ना है, साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अभी आने वाले दिनों में हम इस जंग को जारी रखेंगे। इसमें फायदा ईरान का होता हुआ दिख रहा है, यानी जब तक कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक ये जंग यूं ही जारी रहेगी। जैन गीतू, पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी, अमेरिका के सत्ता परिवर्तन तक वेट कर सकते हैं, शायद उससे ज्यादा भी वेट कर सकते हैं आईआरजीसी के जो लोग हैं। मामला आईआरजीसी वर्सेस तेहरान का है गीतू। मैं लगातार मेंटेन कर रहा हूं कि कमांड एंड कंट्रोल लीडरशिप की एब्सेंस है तेहरान में। ईरान में देयर इज नो लीडरशिप, देयर इज नो पिरामिड, देयर इज नो रिलीजियस हेड। तो वो टिपिकल जो आज से 4-5 महीने पहले एक नया टर्म इजाद, नया नहीं मतलब इस वॉर में यूज होना शुरू हुआ था, मोज़ैक डॉक्ट्रिन, कि हर यूनिट अपना अपना काम कर रही है, ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सारा हॉर्मुज का मुद्दा आईआरजीसी के एक धड़े के द्वारा की जा रही बेवकूफियां हैं, जिसका कोई स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं है। सर, भविष्य में कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रही। आईआरजीसी तो एक तरह से ये मानिए कि पूरी तरह से हावी हो गया ईरान पर, और अब दूसरा ऑप्शन कोई निकल कर भी नहीं आएगा, ये मानिए। नहीं, आईआरजीसी को थोड़ा और डिस्ट्रॉय करने के बाद कोई ना कोई टीम उन्हीं के अंदर में एक दूसरा धड़ा भी है जो रजाई की तरह नहीं सोचते, जो वहीदी की तरह नहीं सोचते। उनके पास भी सेन लोग हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये हॉर्मुज पे जो अटैक्स कर रहे हैं, एक तो इस सारे दरमियान अमेरिका अब कुछ ज्यादा ही सेफ प्ले कर रहा है, क्योंकि उनको श्योर हो गया है कि नाटो उनके साथ नहीं आ रहा। इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी नेवल शिप्स को नहीं भेजने के एकदम फर्म कर लिया है डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो वो अकेले हॉर्मुज में घुसने से बच रहे हैं, क्योंकि एक भी शिप डैमेज हुआ तो अमेरिका में इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अदरवाइज जिस तरह के अटैक्स हॉर्मुज में आईआरजीसी कर रही है, वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस मिलके 1-2-3 दिनों में सैनिटाइज कर सकते थे। छोटे मोटे गन बोट्स, छोटे मोटे ड्रोन्स फिर भी आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक जो ओशनिक डोमिनेशन या एयर डोमिनेशन उस छोटे से पॉकेट में करने की जरूरत है, वो भी अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है, ये उनके विवेक पे निर्भर, वी रियली कांट टेल। लेकिन ये जो नाकेबंदी है, ये तो ये बात समझनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है चारों तरफ से, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से, इराक बॉर्डर की तरफ से और हॉर्मुज की तरफ से कोस्टल सील कर रखा है ईरान के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को अमेरिका ने। अभी तक हमने पिछले 30 वर्षों में देखा कि वो सैंक्शंस लगाते थे, जो एक वर्चुअल चीजें हैं कि किताबों पे लिख दिया जी आप तेल नहीं बेचेंगे, आप इसका आयात निर्यात नहीं करेंगे। अब जो हम देख रहे हैं वो रियल है कि फिजिकल फॉर्म में उनके आयात निर्यात को रोक दिया है। तो वर्चुअल वर्सेस रियल में बहुत फर्क है। किताबों में किए गए 30 वर्षों के जो एक्सरसाइजेस थे वो वेस्टफुल थे, ईरान सरवाइव करता गया। इस बार जो फिजिकली लॉक कर दिया उनको, इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इंपैक्ट नीचे से शुरू होता है, पहले लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी सफर करेगी, और आईआरजीसी के या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो एलीट ग्रुप्स हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, उनको खाने की, उनको पानी की, उनको बिजली की दिक्कतें हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद पता चले, और नीचे के लोगों को ये इम्पैक्ट अब पता चलना शुरू होगा, लेकिन उनके पास ना आवाज है ना हथियार है। तो ये ईरान अपने आप को आईआरजीसी की वजह से और पीछे धकेलता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली गीतू, ये दुनिया के लिए और इंडिया के लिए अच्छा है ये स्टैंड ऑफ। पेट्रोल के दाम बढ़ने दीजिए, एनर्जी के दाम बढ़ने दीजिए, बट हमारा ऑयल मैनेजमेंट, हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद यूरोप एंड अदर कंट्रीज बहुत इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ हॉर्मुज सीलिंग। चाइना ने भी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज और अपना रिजर्वायर, और सर यहाँ पर जिस तरह से भारत ने भी समुद्र मंथन कार्यक्रम की शुरुआत की है, हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन एक थॉट प्रोसेस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि अब हम खुद इस कोशिश करेंगे कि समुद्र से हम ही तेल निकालने तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखना होगा कि आखिर उसको लेकर होगा क्या। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान का बड़ा दावा सामने आ रहा है। कतर की हिरासत में 3 पायलट, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कतर की हिरासत में 3 पायलट्स हैं। SU-24 क्रैश के बाद जिंदा पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। तो 6 महीने से हिरासत में होने का ईरान का यह आरोप, परिवारों से संपर्क की अनुमति की मांग की जा रही है। रेड क्रॉस से हस्तक्षेप की ईरान की अपील, कतर ने दावे को खारिज कर दिया है। तो दोहा का दावा, 1 पायलट के अवशेष मिले हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है
और यहाँ पर देखिए 6 महीने से हिरासत में होने का ईरान आरोप लगा रहा है। ईरान का बड़ा दावा सामने आया। कतर की हिरासत में 3 पायलट्स हैं। Su-24 क्रैश के बाद यहाँ पर पायलट्स को जिंदा पकड़ा गया। 6 महीने से वो हिरासत में है, जबकि यहाँ पर रेड क्रॉस से हस्तक्षेप की ईरान की अपील हो गई है। तो कतर ने इस दावे को ही खारिज कर दिया है। मेजर विराट, क्या माना जाए, कितनी संभावनाएं आपको लग रही है कि जिंदा पायलट्स पकड़े गए होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पकड़े गए होंगे तो कतर उस दावे को खारिज ही करेगा। ये देखिए, ये तो अभी क्या है कि ये डेवलपिंग खबर है, इसमें एग्जैक्ट क्या चीज हुई है वो पता नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि ईरान की तरफ से ये पक्ष में आया है कि भाई हमारे वो पायलट्स आप रिलीज करिए, और इस तरीके की बात चल रही है। पर देखने वाली बात है, अभी जैसे आशीष सर बता रहे थे कि ये देखिए लड़ाई तो जारी है, पर ईरान भी एक सिविलाइजेशनल फोर्स है, ऐसे जल्दी से हार मानने वाला ये नहीं दिख रहा है। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, 3,500 से 4,000 कैजुअलिटी हो चुकी है ईरानी फोर्सेस की, ईरानी IRGC के लोगों की, पर फिर भी वो लगा हुआ है, डटा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उनकी नेवी डिस्ट्रॉयड है, एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड है, पर उनके पास आज की डेट में ड्रोन्स हैं। और आप ये मानिए गीतू जी कि 15 अमेरिकी जवान, 15 अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए हैं। और जब ये बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो अमेरिकी माइंडसेट को चेंज करता है। इनके पास ये जो ड्रोन्स हैं, चाहे आप अबाबील की बात करें, चाहे आप शायद 136 ड्रोन्स की बात करें, ये लगातार प्रोडक्शन में है और लॉन्च हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं अमेरिका के लिए, और मिड टर्म इलेक्शंस के बाद किस तरीके की स्थिति बनेगी यूएस कांग्रेस में, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि ये जो पूरी जंग है वो किधर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकी सेनेट के पास जब ये पैसा जो रिलीज करने का जो चांस होगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, उसमें रिपब्लिकन्स की जीत होगी या डेमोक्रेट्स की, दिख तो यही रहा है कि डेमोक्रेट्स आगे बढ़ जाएंगे, ट्रंप की पार्टी हारेगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो पैसे का फंड्स जो रिलीज होना है, जैसे इन्होंने अभी $57 बिलियन और मांगा है यूएस कांग्रेस से, वो कहीं ना कहीं अटकता दिख रहा है मेरे को। और आने वाली समय में कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए अपने ही देश में अपनी जो रेटिंग्स है वो गिरने से और अपनी जो इमेज है वो खराब होने से कहीं ना कहीं दिक्कतें ट्रंप के लिए भी बढ़ने वाली हैं, ये मैं समझ पा रहा हूँ। जी गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में देखना होगा कि अभी फिलहाल जो ट्रंप है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, डॉक्टर DK गुप्ता जी, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप कुछ और ही सोच रहे हैं। हालांकि वो एक तरह से फंस चुके हैं, ईरान ने जो ट्रैप किया है उन्हें, वो फंस चुके हैं, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या रास्ता वो निकाल सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए गीतू जी, जो मेरी थ्योरी करी, साइन वेव थ्योरी जो इनकी करी, बिल्कुल फंसे हुए नहीं है, बिल्कुल अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं। अगर हम तो अगर अमेरिकन किताब को पढ़ें तो अमेरिकन किताब में जो चीजें वो कर रहे थे उससे आगे जा रहे हैं। एक्चुअली जितना पहले टारगेट अचीव करना चाह रहे थे उससे पहले जा रहे हैं। और रही बात ट्रंप के रेटिंग वगैरह, देखिए ट्रंप समटाइम्स ये हो सकता है कि ट्रंप के लिए सत्ता ही बड़ी चीज ना हो, एक प्रकार से डोमिनेंस के लिए जो उन्होंने अपने पब्लिक को वादा किया वो ज्यादा मैटर कर रहा हो। तो इसमें मैं नहीं समझ रहा हूं कि कहीं फंसे हुए हैं। जिस तरह से इंगेज करना चाह रहे थे इंगेज कर दिया। लेकिन ईरान होर्मुज को लेकर कुछ क्लियर कर ही नहीं रहा है और सीधे तौर पर यह भी कह रहा है 2029 तक हम ऐसे ही जंग लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर ट्रंप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? देखिए ट्रंप, ये 2029 तक की बात है। ट्रंप ने कहा था कि 2029 तक भी ऐसा जाम रहेगा और ये चाहेंगे कि एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जिसके बल पे मसल फ्लेक्सिंग होती है, हमारे पास ही ऑयल है। देखिए अब ऑयल एक ऐसी चीज है कि 46% से 30% से कम हो गई डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की, और यूएई और कतर, बहरीन जैसे देश और समझ गए हैं और उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी खुद क्रूड ऑयल पे कम करके और सेक्टर पे ध्यान दिया है। अब बता दूं कि आपको केवल इसमें 23% ऑयल पे डिपेंडेंसी यूएई की है, उसका 76% बिजनेस और टूरिज्म से और जो कंप्यूटर रिलेटेड जितने बिजनेस थे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब कुछ जो समझदार कंट्री है उससे जरा डाइवर्ट हो रहे हैं। और दुनिया के और देश, चाइना वगैरह देखेंगे तो बिल्कुल ही क्रूड पे कर, चाइना 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का कैपेसिटी डेली कम करता है इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा करके, ये रिकॉर्ड पर है। तो ये सब चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन उसी बीच में जब तक क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी दुनिया की कम हो उसी को भुनाना चाहते हैं ट्रंप। ये बहुत पहले की पॉलिसी है अमेरिका की, और अपने फौज को किसी देश में नहीं भेजने की पॉलिसी बिडेन के समय से शुरू हो गई थी। उन्होंने दुनिया के हर देश से सेना हटाई। इसलिए जब बार बार होता है कि क्या सेना भेजेंगे ईरान में, कभी बेवकूफी अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि उस पॉलिसी से हट चुका है, उससे उसके बहुत पैसे बचते हैं। सेना को भेजने से अफगानिस्तान के अंदर $2300 बिलियन खर्चा हुआ था, सोचिए, और आजकल $40 बिलियन उन्होंने चौक कर दिया मिडिल ईस्ट को। तो इस दिमाग को समझने की कोशिश है कि अमेरिकन कितने आगे से सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, ईरान कुछ नहीं कर रहा है। ईरान को अपनी
बातें बता रहा है, लोगों को समझा रहा है, दिखा रहा है, पब्लिक को सुना रहा यानी है। आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका की रणनीति हो सकती है। ये जवाब मैं साहिल सर से लूंगी। सर, वाकई ऐसा है क्या? अमेरिका इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है, या फिर ट्रंप ऐसा लग रहा है कि जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, और क्या माना जाए अभी फिलहाल? और दूसरा ये कि भारत को लेकर भी हम बात करेंगे, जिस तरह से हम पहले कह रहे थे कि हम लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो क्या ये जो समय है वो अवसर ढूंढने का समय है, सही समय? आपदा में अवसर ढूंढने का समय मतलब आपदा क्रिएटिव क्यों होनी चाहिए पहले तो, लेकिन अगर आपदा आ जाती है तो ऑल्टरनेटिव्स देखने में प्रेजेंट गवर्नमेंट काफी माहिर है, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस काफी इंप्रूव्ड हैं। हालांकि इससे कुछ बड़े मेजर्स हमसे नाराज हैं, क्योंकि कोई भी इमर्जिंग इंडिया देखना नहीं चाहता है, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो। ये एक ब्लंट सी बात है। यूरोपियन बिल्कुल यूनियन का भी यही है, जी। वो इमर्जिंग इंडिया से परेशान है कि कैसे 140 करोड़ देश के लोगों के देश पीसफुल है, 7-8% की ग्रोथ रेट पे चल रहा है, कोई क्राइसिस नहीं है। एनर्जी के समय में तेल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ गए, हमारे नहीं बढ़े, बढ़े तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए फिर से वापस। तो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। एक जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एक मुद्दा है, और हमने बहुत सुपीरियर मैनेजमेंट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनर्जी मैनेजमेंट इस बार बहुत इंप्रूव हुआ है, हमने वाकई उसमें पैसे कमाए हैं, ना कि गंवाए हैं। कुछ वक्त के लिए वो पैनिक बाइंग में कभी सिलेंडर की काला बाजारी वगैरह, वो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स थी, तो वी आर आउट ऑफ दैट नाउ, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका, ट्रंप के जो 7-8 मेजर, मैं 10 सेकंड में उसको कवर करता हूं। ड्रग्स, ओपन बॉर्डर, इमिग्रेशन, आइस, ये उनके लोकल, टैरिफ एंड रेडिकल लेफ्ट थिंकिंग, ये उनके ग्लोबल। इन चारों पांचों मुद्दों पे फुल ब्लास्ट जा रहे हैं। उनको पता है उनके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए वो पूरी मिलिट्री यूज कर रहे हैं, पूरे अपने पावर्स को यूज कर रहे हैं। हालांकि वहां की कोर्ट्स, जो कि आउट ऑफ 9, 6 ट्रंप सपोर्टिंग थे, लेकिन अभी वो भी 6 में से 2 अगेंस्ट ट्रंप बहुत से ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। टैरिफ गलत है, टैरिफ के पैसे लौटाओ, तुम्हारे पास पावर नहीं है। तो इसने उसको ओवररूल करके एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का करके और अपने लिए पावर्स ले लिए कि जो रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उस पर टैरिफ लगा सकते हैं 100%। ही इज फाइटिंग ऑल द बैटल्स एट द सेम टाइम, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है। और गुप्ता सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि उसके पास ये भी है कि he does not want that power, he is too rich, too powerful otherwise also। तो वो he does not care कि मीडिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, मिड टर्म में क्या होने वाला है। व्हाइट सुप्रीमेसी, यस, उनके दिमाग में है। उनको लगता है कि ब्लैक्स या सोमालियंस या लैटिन लोग आके अमेरिका के लोगों की रहन सहन को खराब कर रहे हैं, उनकी सिविलाइजेशन को खराब कर रहे हैं, और ये कहीं तक एक सही भी बात है। नाउ कमिंग बैक टू हॉर्मुज, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा गीतू, हॉर्मुज का जो प्रेजेंट स्टेटस है, अगर इफ आई वर टू एडवाइज, हालांकि मैं कोई नहीं हूं, मैं इंडियन गवर्नमेंट में कहीं एडवाइजरी पोस्ट पे हूं, लेकिन अगर मुझे एडवाइस करना होता व्हाइट हाउस को, तो मैं कहता ये नाकेबंदी को, जो रियल नाकेबंदी है, नॉट सैंक्शंस, नॉट ब्लॉकिंग दी मनी इन सम गल्फ कंट्री, उनको फिजिकली आयात निर्यात ना करने दो, ना हथियारों का, ना खाद्य पदार्थों का। मेडिसिन या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितना जाने की जरूरत है वो करो, जब तक कि IRGC तक ये आग ना पहुंचे कि उनके लोगों को उन्हीं के दूसरे धड़े के लोग चैलेंज करें कि हमें जीने दो, इस तरह से तुम नहीं डोमिनेट कर सकते हो। यही स्थिति बनाए रखने के लिए शायद अभी ट्रंप तैयार हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे ही उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट वापस से आ जाएंगी गल्फ स्टेट्स में, वो एक सेकेंड राउंड ऑफ मेजर अटैक ऑन मेजर सिविलियन टारगेट्स ऑल अराउंड ईरान करने की कोशिश करेंगे। आपके पायलट वाला जवाब अगर मैं सप्लीमेंट कर पाऊं, तो वो 2 मार्च को हिट किया था 2 Su-24 को, जिसमें से एक टेक्निकल ग्लिच था और एक हिट हुआ था। चारों बंदे, ये ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं, चारों बंदे इजेक्ट किए थे। मुद्दा है गीतू, जिसपे क्यूरियोसिटी है, कि ये जो शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कतार ने उनको कैप्चर किया, कतार ने या कतार में, शायद वहां पे मोसाद की या CIA की किसी यूनिट्स ने भी कुछ रोल प्ले किया है, जिसको उन्होंने कतारी गवर्नमेंट को भी नहीं बताया। इनके इजेक्शन के बाद ये 2 बंदे कहाँ गए वो कतार की गवर्नमेंट को नहीं पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वी डोंट नो। और तो वेदर इट वाज बाय कतार और इन कतार इज द क्वेश्चन गोइंग ऑन। इस पे हम लोग रिविजिट करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन जब आएंगे। जी गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में ये देखना होगा मेजर विराट की, जिस तरह से ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हालांकि कतर ने तो मना ही कर दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई भी सैनिक नहीं है, पायलट नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से कोई पायलट कैप्चर हो जाता है तो क्या कुछ खतरा रहता है उस देश के लिए जिस देश का वो पायलट होता है? देखिए ऋतु जी, जिनीवा कन्वेंशंस हैं जिनको फॉलो करने का सभी देशों ने आपस में एक संधि की हुई है, और उसके अंतर्गत अगर आपका कोई जवान कैप्चर हो जाता है दूसरे देश में, तो कुछ एक नियम है जिसके तहत आप उस जवान को मार नहीं सकते,
आप उसका सिर्फ नाम और रैंक और नंबर से पूछते हैं और साथ में आप उसको रहने देते हैं शांति से, आप उसको परेशान नहीं करते, आप उसको जैसे कहते हैं कि फिजिकल कोअर्शन नहीं करते, तो इस तरीके की चीजें लागू हो जाती हैं। पर अब डिनायल है क्योंकि कतर की तरफ से कई चीजों में इसमें कि कितने लोग हमने कैप्चर किए हैं, कितने पायलट्स, उस पे भी काफी संशय की स्थिति क्रिएट की हुई है। जबकि ईरान ने कहा है कि हमारे जो लोग हैं, जो इनके परिवार वाले हैं पायलट्स के, उनको मिलने दिया जाए। तो इस तरीके की बातचीत अभी जारी है। रेड क्रॉस के एंट्री से उसमें कहीं ना कहीं चीज से ज्यादा स्थिर होंगी। पर मेरा फिर भी मानना है कि जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत आप मार नहीं सकते उन पायलट्स को। हमारे भी एक पायलट, आपको याद होगा, वो पकड़े गए थे पाकिस्तान में जब वो उन्होंने स्ट्राइक करा था और काफी अच्छा उन्होंने अपना युद्ध कौशल दिखाया था। अभिनंदन, अगर आपको याद हो, तो उनको भी प्रत्युत्तर वापस किया जी, उनको भी वापस करना पड़ा था पाकिस्तान को दबाव में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, पर क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग वॉर है तो इसलिए तुरंत भी ये संभव नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ समय लगेगा। और जहां तक मैं एक छोटी सी चीज बस ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका लगातार ये प्रयास कर रहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर हो जाए या हो जाता, ईरान का वो नहीं करा पाया है, चाहे कितनी भी बड़ी फोर्स है। तो ये कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष की बात है, ईरान के लिए ये बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पावर के सामने वो फिर भी टिका हुआ, भले ही वो IRGC का एक दड़ा ही हो, पर कहीं ना कहीं उन्होंने मन में संदेह जरूर डाला हुआ है अमेरिकन और बाकी जो नेवल शिप्स है, या कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, छोटा ही सही, आपके अगर 10 भी मारे तो वो हमारे 1000 के बराबर है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ईरान ने दिमाग में डाल रखी है, शिपिंग लेन बंद कर रखी है, जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। हॉर्मुज़ जल मरुमध्य में बाकी देशों की जो शिप्स निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेड जो है ये दिक्कत क्रिएट करता है पूरी दुनिया के लिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऑयल प्राइसेस हमारे यहाँ पे भी बढ़े, पर दुनिया में वो कहीं ज्यादा और भी बढ़े हैं। हमें अपनी जो सप्लाई चेन्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है गीतू जी, और वो हम करते भी जा रहे हैं जी। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर DK गुप्ता, देखिए सर, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या माना जाए, हूती भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और ईरान का तो पूरा समर्थन खैर है ही, लेकिन हूतियों को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, क्या सोच रहा है अमेरिका इनको लेकर? देखिए, अमेरिका सोचेगा नहीं, चाहेगा कि रेड सी भी चोक हो जाए, वो चाहेगा स्वेज नहर भी चोक हो जाए, बिल्कुल ही कोई ऑयल ना आए। अगर रेड होता है, हूती वाला अगर अटैक होता है तो भारत को नुकसान हो सकता है टाइम बिंग के लिए, क्योंकि रशियन ऑयल ज्यादातर उस रूट से आते हैं और चाइना के लिए भी दिक्कत होगी। तो जहां पे मैं समझ पा रहा हूँ कि चाइना और रशिया दोनों ईरान के थ्रू चाहेंगे कि वो रेड सी वाला जो है माहौल, इसीलिए हूती जो है केवल सऊदी अरेबिया पर अटैक कर रहा है, उनके टैंकर्स पे अटैक कर रहा है। तो वो अगर चोक हो जाता है तो जो ऑयल सप्लाई हो रही है रसिया से चाइना और भारत को, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे अमेरिका देखिए अंदर अंदर वो चाहेगा कि ये सारे रूट जो है कहीं कहीं डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा जो है रसिया कहीं कहीं बात करेगा अमेरिका से, तो ट्रंप से बात कर सकते हैं अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि उस समय उनकी इकोनॉमी बहुत डमाडोल हो जाएगी। लेकिन ट्रंप नहीं चाहते हैं, टू बी फ्रैंक, कि रशियन इकोनॉमी इतनी डाउन जाए कि चाइना के आगे पीछे घूमे। तो एक बैलेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं कि भारत भी ऐसा मजबूत रहे कि चाइना को, इसलिए भारत के साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म से देखूं, एक साल से 1.5 साल से, तो 50%, उसके बाद 18% लाए, 100% का पास हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे। उसके बीच में दुनिया के कम से कम 80 से 90 बिलियन डॉलर का उनके कोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंडिया में कराया, उसी अमेजन ने, उसी ने माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, जो अमेरिका के ट्रंप के बिना पूछे नहीं हो सकता। तो एक कहीं ना कहीं चाइना को टारगेट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका नहीं चाहेगा कि बहुत फुल स्केल जाए, क्योंकि रसिया का कहीं कहीं जो प्रवाह है वो बाधित हो जाएगा। एक सप्लीमेंट करना चाहता हूँ जो पायलट वाला, देखिए एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं गीतू जी, वो एक इंफॉर्मेशन की मशीन होते हैं। एक जब ORP पे ऑफिसर बैठा रहता है, जब उसको कभी भी होता है टेक ऑफ कर जाएगा, जैसे कि हमारे दिल्ली के लिए चांदीपुर है, ऐसी जगह पे उसको पूरी इंफॉर्मेशन रहती है दुश्मन के टारगेट, तो उससे अगर वो कैप्चर हो जाता है तो एक प्रकार से जाने कि एयर जो अटैक का लगभग उसका सारा इंफॉर्मेशन आने वाले 10-15 दिन तक का रहता है। तो इसीलिए वो जब पायलट कभी रिलीज होकर आता है तो डिब्रीफिंग होती है, तूने बताया क्या उनको, हाँ, ये सारी चीजें उसी तरह से उनकी पूछी जाती है जिस शक्ति से उनको बुलवाया गया होगा वहां पे। बिल्कुल, लेकिन बहुत संभावना ये भी होती होगी कोई इस तरह से पायलट्स अगर कहीं किसी दूसरे देश में कैप्चर होता है तो फिर जो रणनीति वो पायलट जानता होगा उसमें बदलाव किया जाता होगा सेफ्टी के लिए। समय इतना ही था, धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।